वेलकम गाइस। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है और उसी के आगे से हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए या आप प्रैक्टिस सेट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था सर्किट ब्रेकर के बारे में, कि सर्किट ब्रेकर के 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। हमें क्या करना है, सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, दो सर्किट को सेपरेट करना। कौन कौन से दो सर्किट, हेल्दी सर्किट और फॉल्टी सर्किट, ताकि जो फॉल्ट है वो स्प्रेड ना हो। तो फॉल्टी सर्किट को अलग करने का काम हेल्दी सर्किट से कौन करता है, सर्किट ब्रेकर। तो ये हम सर्किट ब्रेकर का मैंने लेमन टाइप का डायग्राम बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया, मूविंग कॉइल को फिक्स कॉइल से अलग कर दिया और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे करंट क्या हो जाए, जीरो, ताकि हमारा हेल्दी पार्ट और फॉल्टी पार्ट अलग हो जाए। बट हमने क्या देखा था कि एक आर्क जनरेट होती है फिक्स्ड कॉइल से मूविंग कॉइल के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट जंप करके, एयर से जंप करके मूविंग कॉइल के थ्रू अपना प्रीवियस पहले की तरफ फ्लो होती रहती है। तो फिर सर्किट ब्रेकर लगाने का फायदा क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमारा टोटल फोकस क्या होना चाहिए, इस आर्क को बुझाना, इस आर्क को बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। ये हमारी आर्क है। अगर हमने इसे बुझा दिया तो सर्किट ब्रेकर हमारा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ओपन, और हेल्दी पार्ट फॉल्टी पार्ट से अलग हो जाएगा। तो कल मैंने आपको 3 मेथड बताए थे कि कैसे हम इस आर्क को बुझा सकते हैं या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था, आर्क लेंथनिंग, आर्क की लेंथ को बढ़ा दीजिए। दूसरा मेथड क्या था, आर्क का एरिया कम कर दीजिए। तीसरा मेथड क्या था, आर्क को स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। अब आज हम चौथा मेथड देखने वाले हैं, करंट जीरो आर्क इंटरप्शन। तो चौथा मेथड क्या है, आर्क को एक्सटिंग्विश करने का या बुझाने का, करंट जीरो आर्क इंटरप्शन। इसका मतलब क्या है, हम आर्क को तब बुझाने की कोशिश करेंगे जब करंट जीरो से पास हो रहा हो। मान लीजिए करंट मैं बना देता हूं, जो करंट फ्लो हो रही है उस टाइम, उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। ये है करंट, ये है टाइम। तो अब मुझे बताइए, हम करंट को इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे या आर्क को इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे कहां पे, जहां पे करंट जीरो हो रही है। तो करंट यहाँ पे जीरो हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये करंट इस पॉइंट तक पहुंचे हम आर्क को इंटरप्ट कर दें। बट फिर भी अगर आर्क इंटरप्ट नहीं हुई तो हम आगे भी एक और जीरो वाला पॉइंट है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो जो आर्क इंटरप्शन है वो या तो एक हाफ साइकिल में हो सकती है, या उसके लिए अगर नहीं हुई तो हमें दूसरी हाफ साइकिल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो आ रहा है, एक जीरो यहाँ पे आ रहा है। तो इसे बोलते हैं जीरो आर्क इंटरप्शन, करंट जीरो आर्क इंटरप्शन। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मान लीजिए ये हमारा जनरेटर है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, यहाँ पे हमने लगाया है अपना सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे आ गया फॉल्ट। ये है हमारा जनरेटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे आ गया हमारा फॉल्ट। तो इसके एनालिसिस के लिए हम चलते हैं, इसका आसान सा सर्किट बनाते हैं। कैसे, ये हो गया हमारा सप्लाई, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये हो गया सर्किट ब्रेकर। मान लीजिए आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे लोड भी लगा हुआ है, हमने प्रॉपर पावर सिस्टम का डायग्राम बना दिया।
और यहाँ पे लगा हुआ है स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे कैपेसिटेंस का मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन और अर्थ के बीच में बन रहा हो, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और इस स्ट्रे कैपेसिटेंस को हम मान लीजिए सी एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है रेजिस्टेंस आर, ये है इंडक्टेंस एल, ये है हमारा सर्किट ब्रेकर, ये है हमारा लोड। तो आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, मान लेते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो सर्किट ब्रेकर के बाद आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फॉल्ट आ गया। तो जहां भी फॉल्ट आता है वहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो अब मुझे बताइए क्या लोड तक कोई भी करंट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, पूरी करंट इस फॉल्टी पाथ से होके चली जाएगी। तो लोड को हम क्या मान लेते हैं कि लोड है ही नहीं, ओपन सर्किट मान लेते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब हम फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो ज्यादातर हम क्या ले लेते हैं कि आवर सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन, क्योंकि लोड तक तो करंट जाएगा नहीं, पूरा करंट फॉल्टी पाथ से होके चला जाएगा। एक और एजम्पशन मैंने क्या बताया था आपको कि ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस, ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस ऑलवेज नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस। राइट, ऐसा क्यों करते हैं ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूं कि जब भी हम फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में है तो फॉल्ट करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, वर्स्ट केस एनालिसिस करना कि ज्यादा से ज्यादा कितना फॉल्ट करंट फ्लो हो सकता है। राइट, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस सर्किट से भी हम वही करने वाले हैं, नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस फॉर अवर वर्स्ट केस एनालिसिस। ज्यादा से ज्यादा कितना फॉल्ट करंट जनरेट हो सकता है। यहाँ हमारा आ गया सर्किट ब्रेकर और यहाँ पे आया था फॉल्ट। ये है एल, ये है स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे कैपेसिटेंस यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के बीच का जो कैपेसिटेंस है, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है जनरेटर। ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारी करंट साइनासोइडल है और हम अभी यहाँ पे पहुंचे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, करंट जीरो है। तो यहाँ पे हम आर्क को इंटरप्ट करेंगे। आर्क को इंटरप्ट करने के बहुत सारे मेथड है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट ए पे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ही आर्क को इंटरप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो हो रहा है, आई टी। तो पॉइंट ए पे मान लीजिए हमने आर्क को इंटरप्ट किया और आर्क बुझ गए। जब आर्क बुझ गई तो अब मुझे बताइए जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो गया, मतलब पहले मूविंग कांटेक्ट या जो फिक्स्ड कांटेक्ट है वो मूविंग कांटेक्ट से अलग हो गया। ये फिक्स्ड कांटेक्ट था सर्किट ब्रेकर का, ये मूविंग कांटेक्ट था। तो अब ये दोनों कांटेक्ट अलग हो गए तो इनके बीच में एयर गैप आ गया। ये दो प्लेट की तरह काम करने लग गए। इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, कैपेसिटेंस। राइट, कैपेसिटेंस। तो सर्किट ब्रेकर को हटा के हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा आर्क के बुझ जाने के बाद। जब आर्क है तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्टेड होंगे, तब ये कैपेसिटेंस की तरह काम नहीं करेगा। जब आर्क बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, तब ये दोनों सर्किट ओपन हो जाएंगे और एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, कैपेसिटर, जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटर अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा हो गया जनरेटर, ये इंडक्टर, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस। यहाँ पे एक कैपेसिटर बन गया जिसे हमने बोला सर्किट ब्रेकर कैपेसिटेंस एल, ये है जनरेटर। स्ट्रे कैपेसिटेंस ये हमारा बन गया
ब्रेकर कैपेसिटेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सी एस और सी बी दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ब्रेकर कैपेसिटेंस प्लस स्ट्रे कैपेसिटेंस। तो हमारा सर्किट फिर से मॉडिफाई हो जाएगा। एल सी, ये है एल, अब ये हो जाएगा सी, ये है हमारा जनरेटर। और नॉर्मली क्या है, मैंने क्या बताया था, करंट आई फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है, बट जब कैपेसिटर सॉरी जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे तब क्या होगा, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन हो चुके हैं, आर्क बुझ चुका है, तो सर्किट ओपन हो गया, करंट जीरो हो गया। तो अब मुझे बताइएगा, जब करंट जीरो नहीं था, यानी कि जब करंट जीरो नहीं था तो करंट इस इंडक्टर के अक्रॉस से फ्लो हो रहा होगा, तो इंडक्टर ने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करी होगी, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। बट जैसे ही हमने आग को बुझाया पहले करंट के जीरो पे, तो करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया तो ये स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर क्या हो जाएगी, जीरो। बट हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो ये जो इंडक्टर के अक्रॉस का करंट है ये क्या हो गया, जीरो। तो ये एनर्जी इंडक्टर ने जो स्टोर की थी वो जीरो हो जानी चाहिए, बट हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो एनर्जी है ये जीरो ना होके किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इस कैपेसिटर को। कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यही एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर किसको ट्रांसफर कर देगा, हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज कैपेसिटर को। और ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और यही एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दिया है, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट। मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जो एनर्जी इंडक्टर में थी वही कैपेसिटर को ट्रांसफर हो गई। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v इज इक्वल टू आई रूट एल बाई सी। मतलब ये वोल्टेज अपीयर हो रहा है इस कैपेसिटेंस C के अक्रॉस, और ये कैपेसिटेंस C क्या है, सी एस पैरेलल सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटेंस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी वोल्टेज हमने हमने निकाला V इज इक्वल टू आई एल अपॉन सी, वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का वोल्टेज है। यानी कि यही वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस भी अपीयर हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटेंस और सी एस दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो ये V वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस अपीयर हो गया। इसी वोल्टेज को बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। सो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ये आता है एग्जाम में निकालने के लिए। प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, आई रूट एल बाई सी। तो अब मुझे बताइए, क्या सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस इस पर्टिकुलर कंडीशन में सिर्फ प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज है,
नहीं, एक और वोल्टेज आएगा। अब देखिए कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है, कैपेसिटर काम करता है स्विच की तरह, और कहीं पे भी हम स्विचिंग करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, ट्रांजिएंट। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को हमने ओपन किया, यानी कि सर्किट ब्रेकर को हमने क्या किया, ऑफ किया, तो एक ट्रांजिएंट वोल्टेज भी जनरेट होगा कैपेसिटर के एक्रॉस। तो अब कैपेसिटर टर्मिनल के सॉरी सर्किट ब्रेकर टर्मिनल के एक्रॉस दो वोल्टेज हो गए। वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू, पहला तो हो जाएगा ट्रांजिएंट वोल्टेज ड्यू टू स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को हमने ओपन किया, उसकी वजह से जो वोल्टेज आया, जैसे ट्रांसफॉर्मर या कोई भी इक्विपमेंट को पावर सिस्टम में आप लगाते या हटाते हो तो ट्रांजिएंट जनरेट होता है, वही ट्रांजिएंट वोल्टेज की बात की जा रही है। तो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस दो वोल्टेज जनरेट हो गए, ट्रांजिएंट वोल्टेज और प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, राइट। अब ये वोल्टेज इतना ज्यादा है, अब कैपेसिटर टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज क्या है, दो वोल्टेजेस का सम है, ट्रांजिएंट वोल्टेज प्लस प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। तो ये VCB सर्किट ब्रेकर के क्रॉस का जो कांटेक्ट वोल्टेज है वो बढ़ गया। तो वोल्टेज बढ़ने की वजह से सर्किट ब्रेकर के बीच में जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। कैसे, वोल्टेज जब बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ क्या है, द लेंथ बिटवीन मूविंग कांटेक्ट एंड फिक्स्ड कांटेक्ट। तो वोल्टेज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से कांटेक्ट के बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो गई, राइट। अब एयर आयोनाइज होने की वजह से कंडक्ट करने लग जाती है, सो आर्क विल स्ट्राइक अगेन, आर्क विल स्ट्राइक अगेन। तो अगर आर्क फिर से स्ट्राइक कर रहा है तो फिर से हमारा सर्किट ब्रेकर लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉल्टी सर्किट और हेल्दी सर्किट वापस से फिर से दोनों कनेक्ट हो गए, करेक्ट। तो जिस वोल्टेज पे ये आर्क स्ट्राइक कर रही है उसे बोलते हैं री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, राइट। अब ये स्टार्टिंग में मैंने आपको क्यों बताया था कि हमेशा जो आर्क को एक्सटिंक्ट करना है वो करंट जीरो पे करना है। देखिए, अगर हम करंट जीरो पे आर्क को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं या बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू जीरो पे मुझे बताइए प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर के क्रॉस जो वोल्टेज है VCB वो तो कम हो गया। अब वो वोल्टेज कम होने की वजह से E की वैल्यू कम हो जाएगी और एयर आयोनाइज नहीं हो पाएगी, ताकि वो आर्क को रीस्ट्राइक कर सके, करेक्ट। तो यहाँ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आर्क इंटरप्शन थ्योरी पे। ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आर्क इंटरप्शन थ्योरी, उसके बाद हम अपने रिकवरी वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, इन सब चीजों को देखेंगे। तो दो तरह की आर्क रिकवरी थ्योरी के बारे में बात की जाती है, आर्क रिकवरी वोल्टेज। तो देखिए एयर की जो प्रॉपर्टी है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रीगेनिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर करंट जीरो हो गया, एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लेते हैं कि करंट जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E की वैल्यू जीरो हो गई और इलेक्ट्रॉन और आयन आपस में रिकम्बाइन करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस between the air gap of fixed contact and moving contact
अगर करंट जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन एंड आयन स्टार्ट रिकम्बाइनिंग। रिकम्बाइनिंग, और जब इलेक्ट्रॉन और आयन किसी भी एयर का रिकम्बाइन करने लग जाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एयर स्टार्ट्स regaining its dielectric strength। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर एयर की ज्यादा है तो क्या है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी उस एयर को ब्रेक डाउन करने के लिए, और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी एयर का कम है तो कम वोल्टेज में ही वो एयर ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि कंडक्ट करने लग जाएगी। सो एयर अगर अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एयर को ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ने लग जाएगी, राइट। तो अब क्या होगा, एयर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। बट मैंने अभी क्या बताया, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू वी ट्रांजिएंट प्लस प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या था, आई अपॉन एल बाई सी। तो ये वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो गया, ये वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो गया तो E की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर से एयर आयोनाइज हो जाएगी, यानी कि आयन स्टार्ट्स जनरेटिंग। तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं कि जो एयर है वो अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को दोबारा रीगेन कर रही है, प्लस यहाँ पे एयर आयोनाइज भी हो रही है बिकॉज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। अगर वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर इंक्रीज होता है तो आयन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एयर आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एयर अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को दोबारा रीगेन करने की कोशिश कर रही है, प्लस सर्किट ब्रेकर का जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, एयर को आयोनाइज कर रहा है। तो अगर आयन जनरेशन रेट is greater than recombination rate, recombination rate यानी कि जिस रेट से आयन जनरेट हो रहे हैं वो ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन रेट से, तो क्या होगा, आर्क विल रीस्ट्राइक। बट अगर रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा है आयन जनरेशन रेट से, तो क्या होगा, आर्क रीस्ट्राइक नहीं कर पाएगी क्योंकि एयर का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो पहली थ्योरी तो ये है, इसे क्या बोलते हैं, रिकवरी रेट थ्योरी। इसे बोला जाता है रिकवरी रेट थ्योरी। दूसरी थ्योरी का नाम क्या है, दूसरी थ्योरी का नाम है एनर्जी बैलेंस थ्योरी। बी एनर्जी बैलेंस थ्योरी। एनर्जी बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए ये सर्किट ब्रेकर का फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये सर्किट ब्रेकर का मूविंग कांटेक्ट है। अब आर्क का नेचर क्या होता है, आर्क का नेचर होता है रेजिस्टिव।
आर्क का नेचर होता है रेजिस्टिव और हमें क्या करना है, करंट को जीरो करना है, मतलब करंट होगी वहां पे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आई स्क्वायर आर लॉस। और आई स्क्वायर आर की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट अगर हो रही है कहीं पे भी तो वो क्या करती है, एयर को आयोनाइज कर देती है। साथ साथ हम क्या करते हैं, एक जो कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं आर्क इंटरप्शन के लिए, तो मान लेते हैं कि जो हीट डिसिपेट हो रही है या हम डिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से एक फोर्स्ड एयर पास कर रहे हैं ताकि जो भी आयोनाइज्ड पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाए, राइट। यानी कि दो चीजें हो रही हैं, हम यहाँ से नीचे से फोर्स्ड एयर पास कर रहे हैं ताकि जो भी ठंडी हवा पास कर रहे हैं ताकि जो भी हीट है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन। तो अब दो चीजों को कंपेयर करिए, यहाँ पे हीट जनरेट भी हो रही है और हीट डिसिपेट भी हो रही है। डिसिपेट हम कर रहे हैं बाई फोर्सिंग कूल एयर। तो अगर जनरेटेड हीट रेट ऑफ, या ऐसे लिखिए कि जनरेटेड हीट इज ग्रेटर देन हीट डिसिपेटेड बिटवीन द कॉन्टेक्ट, यानी कि सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के बीच में जितनी हीट जनरेट हो रही है उससे कम हम हीट को डिसिपेट कर पा रहे हैं। मतलब ये दोनों प्रोसेस तो लगातार होते ही जाएंगे, मतलब जनरेटेड हीट बढ़ती चली जाएगी। जनरेटेड हीट अगर बढ़ती चली जाएगी तो एयर आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज एयर क्या करता है, एज अ कंडक्टिंग मीडियम बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ कंडक्टिंग मीडियम। तो एयर कंडक्ट करने लग जाएगी, मतलब आर्क जनरेट हो जाएगा फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में, जिसकी वजह से जो दोनों कांटेक्ट हैं वो फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और फिर से हमारा हेल्दी पार्ट और फॉल्टी पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर से सर्किट ब्रेकर को यूज करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर जनरेटेड हीट इज ग्रेटर देन हीट डिसिपेटेड, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो क्या होगा, आर्क विल रीस्ट्राइक अगेन। आर्क विल रीस्ट्राइक अगेन। बट अगर जो हीट जनरेट हो रही है वो कम है हीट डिसिपेशन से, देखिए फिक्स्ड कांटेक्ट, मूविंग कांटेक्ट, मतलब फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में जो एयर है वहां पे हीट जो डिसिपेट हो रही है बाहर के इन्वायरमेंट में उसका रेट ज्यादा है जिस रेट से हीट जनरेट हो रही है। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, डिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, हीट जनरेशन कम हो रहा है। तो क्या होगा, फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच की एयर ठंडी होने लग जाएगी, कूल होने लग जाएगी। और कूल एयर का मतलब क्या होता है, द एयर स्टार्ट रिकम्बाइनिंग इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या एयर स्टार्ट्स गेनिंग इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे एयर ठंडी होती जाएगी वो अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को गेन करती चली जाएगी और द आर्क विल नॉट रीस्ट्राइक अगेन। आर्क जो है वो फिर से रीस्ट्राइक नहीं करेगी और हमारा सर्किट ब्रेकर फाइनली ओपन हो जाएगा। तो अगर हम आर्क को इंटरप्ट करना चाहते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हीट जनरेट हो रही है दोनों कॉन्टेक्ट्स के बीच में उसकी वैल्यू
कम हो हीट डिसिपेशन से, प्लस दूसरा चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट है, एयर का रिकॉम्बिनेशन रेट है वो ज्यादा हो आयन जनरेशन रेट से। तो ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो इंटर रिलेटेड है। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।